बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के एक और इंतहाई अहम टॉपिक के साथ पेश खिदमत हैं। आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाइब्रिडाइजेशन। आज की क्लास में हमने हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करना है और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस लेक्चर को समझने के लिए आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पता होना ज़रूरी है। आपको ये पता होना ज़रूरी है कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है, क्योंकि उसके बगैर इस कॉन्सेप्ट का समझ में आना आपके लिए मुश्किल रहेगा और जो मैं बातें आपको बयान करना चाहूँगा तो मैं बेहतर अंदाज से आपको बयान नहीं कर सकूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम बातें आपको पहले से पता होंगी और जब भी बातें आप जान चुके होंगे तो यकीनन इस लेक्चर को आप बहुत अच्छे अंदाज से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये देख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम तक किस साइंटिस्ट ने पहुँचाया। तो इस कॉन्सेप्ट को हमारे लिए पेश किया जिस साइंटिस्ट ने, उनका नाम था लिनस पॉलिंग, जिन्होंने कोवलेंट कंपाउंड्स में बॉन्ड की इक्विवेलेंस को साबित करने के लिए ये नज़रिया पेश किया। बात कर लेते हैं डेफिनेशन की कि हाइब्रिडाइजेशन से क्या मुराद लिया जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी डिफरेंट होती है और शेप्स भी डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पे S, P, D और F, ये तमाम ऑर्बिटल्स शेप में भी डिफरेंट होते हैं, एनर्जी में भी डिफरेंट होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है, ये हम क्या पढ़ते हैं कि इन डिफरेंट एनर्जी और शेप्स वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग को स्टडी करते हैं और जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं तो अपने वजूद को और अपनी एनर्जी को खो देते हैं। क्या करते हैं ऐसा करने के बाद? ऐसा करने के बाद करते हैं ये है कि दोबारा से ये रिक्रिएशन और रीअरेंजमेंट की तरफ आते हैं और नए सेट इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स के बनाते हैं। और जब ये सारे आपस में मिल जाते हैं ना, तो मिलने के बाद एक जैसा बिहेवियर शो करते हैं, बिकॉज ये सब अपना वजूद खोने के बाद अब सेम एनर्जी और सेम शेप के ऑर्बिटल्स को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे और इस फिनोमेना को नाम दिया जाता है हाइब्रिडाइजेशन का। अच्छा, होता यह है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग के बाद दोबारा रिक्रिएशन की तरफ जाते हैं तो ऐसे ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत वसी है और जब मैं यहाँ इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ तो ये बात जान लीजिए कि मैं इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सिव थ्योरी को रिलेट नहीं करूँगा, यानी कि अभी मैं लोन पेयर की बहस को यहाँ नहीं लेकर आऊँगा। जब मैं वैलेंस या इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सिव थ्योरी के टॉपिक को कंप्लीट करूँगा उसके बाद मैं इन दोनों टॉपिक को रिलेट करके आपको कुछ शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल समझाऊँगा। तो अभी बहरहाल जो हमने हाइब्रिडाइजेशन में स्टडी करना है तो वो हमने ये डिस्कस करना है कि S और P के अतबार से हाइब्रिडाइजेशन की क्या टाइप्स हो सकती हैं। तो वैसे इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, आप डिग्री क्लासेस में मज़ीद इसको पढ़ने वाले हैं। अभी हमने S और P के अतबार से इसको स्टडी करना है और S और P के अतबार से जो स्टडी करना है इसकी टाइप्स को, वो आपके सामने ये हैं। एक स्टडी करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, फिर हमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ जाना होगा और लास्ट में आज की क्लास में हम sp हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा चार्ट आपके सामने पेश करूँगा कि जिसमें इन तीनों की समरी मौजूद है और यकीनन जो इसकी डिटेल है वो नेक्स्ट स्लाइड्स में आपके सामने आएगी। तो जब हमने कहा sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो S और P पर 3 मौजूद इस बात की निशानदेही कर रहा होगा कि यहाँ पर 1s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे और मिक्स होने के बाद दोबारा रिक्रिएशन की तरफ जाएंगे और तमाम के तमाम आपस में इक्विवेलेंट होने के बाद एक जैसे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। वैसे S अलग है और P अलग है, तो अभी भी एक S और 3p 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन जब ये मिक्सिंग की तरफ जाएंगे तो S नहीं रहेगा, P नहीं रहेगा, बल्कि मिक्सिंग से कुछ नया शेप ले लेंगे और S और P आपस में एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। और हम ये बात डेफिनेशन में जानकर आए कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग कर लेते हैं और न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो उसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। sp2 कहेंगे तो एक S और 2 P होंगे, जबकि sp1 या सिंपल sp कहें तो एक S और एक P के कॉम्बिनेशन से हमारे सामने sp हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होती है। अब आगे मूव करेंगे और आगे हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन को थोड़ा सा तफसील में देख लेते हैं कि इससे मुराद क्या है। थोड़ी सी समरी तो आपको पीछे पेश कर ही दी है, तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की थोड़ी सी डिटेल आ रही है और डिटेल में हम ये बात बयान कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मैं पैराग्राफ आप लोग को लिख के दिखाता हूँ तो मकसद यही होता है कि अगर आप लोग के पास क्वालिटी नोट्स मौजूद नहीं है तो यहाँ से आप उसको कॉपी कर सकते हैं। तो जो कुछ आप लोगों ने पेपर में लिखना है तो उस एतबार से मैंने यहाँ पर कंटेंट इकट्ठा किया होता है, तो आप यहाँ से भी इसको कॉपी डाउन कर सकते हैं। तो तवज्जो कीजिएगा, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की तफसील हम क्या लेकर आए। हम कह रहे हैं कि जब मिक्सिंग होगी एक S ऑर्बिटल की और 3p ऑर्बिटल्स की तो इससे प्रोड्यूस होंगे 4 अदद sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, यानी कि नए ऑर्बिटल्स। इसको हम कहते हैं sp3 या फिर टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन।
अच्छा, टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन हम इस वजह से कहते हैं कि इस किस्म की हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करने वाले मॉलिक्यूल्स का शेप जो है वो टेट्राहेड्रल रहता है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को इस वजह से टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन का नाम भी दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो इसका बॉन्ड एंगल 109.28 डिग्री है। ये एंगल बात किताबें में 109.25 डिग्री भी हो सकता है, तो इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत माइनर सा डिफरेंस होगा। तो अगर आप चाहें तो उसको फॉलो कर लीजिए। मैंने यहाँ पे बहरहाल 109.28 डिग्री लिया। और ये एंगल कब होगा? जब हम बात करेंगे लोन पेयर की एब्सेंस की। जब लोन पेयर जैसे जैसे एटम्स में इंट्रोड्यूस होते जाते हैं तो ये एंगल कम होता जाता है। उसका रीज़न है, और ये रीज़न जब हम वैलेंस या इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सिव थ्योरी की तरफ जाएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ भी इसकी डिस्कशन हमारे पास नहीं है। सेकेंड पैराग्राफ में हम ये बात बयान करेंगे क्योंकि S और P का रेशियो 1:3 का है और इसमें रेगुलर टेट्राहेड्रॉन का शेप हमें हासिल होता है। एंगल 109.28 डिग्री है। और साथ में लास्ट में हम यही कह रहे हैं कि जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ना, वो तमाम के तमाम सेम है। अब ये बात मैं 4 से 5 दफ़ा दोहरा चुका हूँ कि हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम होते हैं, तो यहाँ पर मैं डायग्रामेटिकली आपको ये बात समझा लेता हूँ। देखो बच्चों, ये एक s ऑर्बिटल आ गया है और ये 3 आपके सामने p ऑर्बिटल्स हैं। p ऑर्बिटल्स से मुतालिक आप जानते हैं कि ये px, py और pz में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो जब एक s और 3 p ऑर्बिटल्स किसी एक ही शेल के आपस में मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के नतीजे में ये तमाम अपने वजूद को खो देंगे, और अपने वजूद को खो देने के बाद दोबारा से ये रिक्रिएशन और रीअरेंज होकर कुछ इस अंदाज से आपके सामने आ जाएंगे। अब आप देखें ना S आप इसमें पहचान सकेंगे और ना P आप इसमें पहचान सकेंगे। P के देखें ना लूप्स हैं, एक अपर लूप से और एक बॉटम लूप से, अब वो नहीं है। ठीक है, तो ये अंदाज़ होता है एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग के नतीजे में कि आपको फिर न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स वो हासिल हो जाते हैं। अब जब हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन को अंडरस्टैंड कर लिया, थोड़ी सी तफसील भी ले ली, अब मूव करते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर आए हम मीथेन गैस की, और सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं जो कि यकीनन हेडिंग में मौजूद है। फिर बात कर लेते हैं सेंट्रल एटम की। अब सेंट्रल एटम यहाँ पे मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? आई होप कि मैं यहाँ पर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स से मुखातिब हूँ, मैं इस वक्त मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट से मुखातिब नहीं हूँ। और आपके बात पता है कि जो केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन है तो उसमें सेंट्रल एटम पर दूसरे एटम आकर उसको सराउंड करते हैं, तो यूँ कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है ना CH4 में, तो वह है कार्बन। और क्या ज़रूरत पेश आई कि यहाँ पे कार्बन के साथ 6 और 12 लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास मौजूद है। तो क्योंकि जो केमिकल बॉन्डिंग है या जो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन है उसमें बॉन्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, जज करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा, सादा लफ्ज़ों में तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एफबाउ प्रिंसिपल के अतबार से लिखते हैं, लेकिन एफबाउ प्रिंसिपल के ज़रिए हम केमिकल बॉन्डिंग या किसी भी एटम की रिएक्टिविटी को या उसकी बॉन्डिंग कैपेबिलिटी को बेहतर अंदाज से बयान नहीं कर पाते। तो हम किस तरफ जाते हैं? हॉर्न्स रूल की तरफ। और जब हम हॉर्न्स रूल की तरफ जाते हैं तो हम इसमें इस बात को बेहतर अंदाज से बयान कर पाते हैं। अच्छा, हॉर्न्स रूल में बस इतना सा डिफरेंस होता है कि इनके मुताबिक आपके पास जितने अवेलेबल ऑर्बिटल्स हैं तो सब में आप क्या करें? इलेक्ट्रॉन को फिल करें, और सब को जब आप फिल करेंगे तो आपको पैरेलल स्पिन हासिल होगी जिससे मैक्सिमम स्टेबिलिटी हासिल हो जाएगी, और तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने के नाते केमिकल बॉन्डिंग की तरफ जाएंगे। तो इस वजह से हम हॉर्न्स रूल को फॉलो करते हैं। यकीनन आपने इस मुतालिक भी पढ़ ही लिया होगा। अब कहने का मकसद है ये आगे इसकी ब्लॉक डायग्राम, और ब्लॉक डायग्राम में हम ये वाजे कर देते हैं कि ये वो हिस्सा है जो कि हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा बनेगा। अच्छा, 1s2 की बात क्यों नहीं कर रहे भाई? सिंपल सी बात है ना, 1s कौन सा हमारा वैलेंस शेल है? वैलेंस शेल कौन सा है? वो दूसरा शेल है। तो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स केमिकल बॉन्डिंग के हिस्सेदार बनते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पर वैलेंस शेल सेकंड है तो सेकंड शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यकीनन वो केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। तो इस बात को हम यहाँ पर बयान करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन यानी कि मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल क्या हो रही है। वो हो रही है एक S की और 3 P की, आपके सामने यहाँ मौजूद है, जिसके नतीजे में आपको 4 अदद sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, इस हाल में कि कोई भी अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल नहीं होगा, यानी कोई भी ऐसा ऑर्बिटल इसमें मौजूद नहीं बचेगा कि जो हाइब्रिडाइजेशन या मिक्सिंग होने से रह जाए। अब कहने का मकसद है जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है तो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या होगा? वो टेट्राहेड्रल होगा। बॉन्ड एंगल पीछे गुजर चुका है कि वो 109.28 होगा। अब बारी आ जाएगी स्ट्रक्चर की। अच्छा, अब जब मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा हाइब्रिड ऑर्बिट मॉडल का, तो सबसे पहले आपको लुईस स्ट्रक्चर दिखा देता हूं जो कि आप क्लास 9 मैट्रिक में बनाकर आते हैं। तो ये है इसका सिंपल स्ट्रक्चर।
जो आपने इनिशियल क्लास में पढ़ा, और इसी तरीके से डाइपोल मूवमेंट में भी ऐसा ही स्ट्रक्चर आप बना रहे होते हैं। बहरहाल यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। तो यहाँ पर ये है मीथेन गैस का हाइब्रिड ऑर्बिट मॉडल, और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल की हम बात करेंगे तो 109.28 डिग्री होगा, और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान क्या हो रही है, लीनियर ओवरलैपिंग हो रही है, और लीनियर या फिर हेड टू हेड ओवरलैपिंग के ज़रिए से सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इस तमाम तफसील को हम अगले पैराग्राफ में डिटेल में जान लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन हम यही दे रहे हैं कि जो बॉन्ड्स हैं मीथेन में, तो वो फॉर्म हुए हैं 4 सेपरेट लेकिन इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स के ज़रिए, क्योंकि कार्बन का जो एक s और 3p ऑर्बिटल्स था वो मिक्स हो गया था, और मिक्स होने के बाद उसने sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुई थी कि सेकंड शेल में मौजूद एक s ऑर्बिटल था और सेकंड शेल में मौजूद 3p ऑर्बिटल्स थे, तो वो मिक्स हुए थे, जिसके नतीजे में हमें ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले हैं। एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। अगले पैराग्राफ में हम ये बात बता रहे हैं कि हर एक इन 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से ओवरलैप कर लेगा हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल को। तो यहाँ पर इस तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान 4 सिग्मा बॉन्ड्स वो बन जाएंगे। अब ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, एक एग्जाम्पल हमारे कोर्स में शामिल की गई है, और सेम स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं CCl4 का और SiCl4 का। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करते हैं। CCl4 का सेम स्ट्रक्चर बनेगा विदाउट एनी डिफरेंस, सेम विद SiCl4। तो अगर आपसे इन दोनों का स्ट्रक्चर पूछ लिया जाए तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि आपने कार्बन की जगह सिलिकॉन को इंट्रोड्यूस करना है और हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन को इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा, तो आपका ये शेप बन जाएगा। जनाब, अब बारी आ जाती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन की तफसील लेने की। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसमें एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल्स वो कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद ये प्रोड्यूस करेंगे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इस फिनोमेना को हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, या फिर इसको ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन का नाम भी दिया जाता है। बॉन्ड एंगल की बात करें तो इसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री फॉर्म होता है। अगले पैराग्राफ में हम ये बात बयान करेंगे कि जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ना, वो कोप्लेनर हैं और वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स हैं कॉर्नर ऑफ इक्विलैटरल, और इस तरीके से हमें 120 डिग्री हासिल हो जाएगा। अगर हम बात करें कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, तो इसमें s और p का जो रेशियो है या जो उसका किरदार है वो कैसा है, वो 1:2 रेशियो पर है। एक ख़ास बात यह है कि जो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, उसमें एक ऑर्बिटल वो मिक्सिंग नहीं करता। और आपने अगर पाई बॉन्ड स्टडी किया है तो पाई बॉन्ड में आपको पता है कि जब भी पाई बॉन्ड की हम बात करते हैं तो उसमें pz का हम ख़ास तस्करा करते हैं, बिकॉज pz परपेंडिकुलर टू द प्लेन आने की वजह से क्या करता है, मिक्सिंग से बचा रह जाता है। अब जब इसकी मिक्सिंग नहीं होती तो ये पाई बॉन्ड का सबब बन जाता है, क्योंकि पाई बॉन्ड में होता क्या है कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल आ जाते हैं, और जब एक दूसरे के पैरेलल आ जाते हैं और वो ओवरलैपिंग नहीं कर पाते तो ऐसे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और पाई बॉन्ड किस बात को शो करता है, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड को साबित करता है। और डबल बॉन्ड में हम ये बात जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की लैंग्वेज में जब हम डबल बॉन्ड कहते हैं तो इससे मतलब एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। अब ज़रा डायग्राम के ज़रिए समझ लेते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जब एक s और 2p मिक्स हो जाते हैं तो उसके बाद ये क्या जनरेट करते हैं, किस किस्म के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स जनरेट करते हैं। तो देखिए, ये एक s और 2p आपस में जब मिलें तो इस तरीके से इन्होंने ट्राइगोनल स्ट्रक्चर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का हमारे सामने दिया। यहाँ तक तफसीलात इकट्ठा करने के बाद अब हम मूव करेंगे इस एग्जाम्पल की तरफ, और जो एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पर वो है इथीन की। इथीन में सबसे पहले वही तमाम तफसीलात आएंगी जो कि हमने मीथेन के लिए ली है, तो उस पर मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा। हाँ, यहाँ पे ज़रूर बताऊँगा कि एक s और 2p वो मिक्स करेंगे, तीसरा जो है pz वाला वो रह जाएगा, बिकॉज हमारे पास इतने हाइड्रोजन भी मौजूद नहीं है। 2 कार्बन के लिए 4 हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन के लिए कितने हाइड्रोजन हुए, 2 हुए ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कार्बन के अभी भी 2 बॉन्ड्स बाकी रह गए। तो अब होता यह है कि एक कार्बन अपने बकिया 2 बॉन्ड्स दूसरे कार्बन से बना लेगा, यानी कि डबल बॉन्ड बनाएगा वो दूसरे कार्बन से, और डबल बॉन्ड बनाने की वजह से आपको पता है कि पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अभी तमाम बातें मैं क्या कह रहा हूँ इसको हम बेहतर अंदाज से आगे आने वाली डायग्राम में समझ लेंगे। अभी फ़िलहाल हमें ये तफसील बयान करनी है कि एक s और 2p की वजह से 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, जिसमें से एक pz वो अनहाइब्रिडाइज रह जाएगा। अब इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा वो प्लेनर ट्राइगोनल होगा, जबकि बॉन्ड एंगल यहाँ पर 120 डिग्री होगा। स्ट्रक्चर की तरफ जाने से पहले सबसे पहले आप सिंपल स्ट्रक्चर्स का देख लीजिए जो कि आप अपनी इनिशियल क्लासेस में बनाते आए हैं।
तो ये है सिंपल स्ट्रक्चर इथीन का। यहाँ पे आप देखिए डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के लिए पाई बॉन्ड का सहारा लेना होता है। लेकिन चूंकि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो यहाँ पर हम डायग्राम में सिर्फ मिक्स हुए ऑर्बिटल्स को ही शो करते हैं, जो अनहाइब्रिडाइज रह जाता है उसको यहाँ पर हम शो नहीं कर रहे होते। तो कहने का मकसद है ये वो डायग्राम है जो मैं यहाँ पर आपको शो करूँगा। ये वो जो एंगल है जो कि पीछे हमने डिस्कस किया वो 120 डिग्री है। तो डबल बॉन्ड उसमें क्या छुपा होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो इसका मतलब है कार्बन कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, और इसी तरीके से जो 4 हाइड्रोजन हैं वो कार्बन के साथ क्या किए हुए हैं, 4 अदर सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। ये सारी तफसील हम आगे एक्सप्लेनेशन में ले रहे हैं कि जब हम इथीन को देखते हैं तो हर एक कार्बन वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन करता है, और एंगल जो इन ऑर्बिटल्स का होता है, यानी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ना, उनका आपस में एंगल क्या है, 120 है। अब ये जो दोनों कार्बन का एक एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो ये दोनों कार्बन का एक एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाएगा, और मिलने के नतीजे में कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब ये 2 आपके पास ख़त्म हो गए। अब कितने बच गए आपके पास, 1 2 3 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रह गए। अभी जो 4 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये ओवरलैप कर लेंगे किसको, s ऑर्बिटल को हाइड्रोजन के, जिसके नतीजे में क्या बन जाएंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे किसके दरमियान, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। जबकि जो pz है वो अनहाइब्रिडाइज रह जाएगा। और हम ये बात जानते हैं कि p ऑर्बिटल डम्बेल शेप होने के नाते अपर और बॉटम वो लूप्स रखता है, और ये अबव और बिलो रहते हुए प्लेन के पाई बॉन्ड को फॉर्म करेगा। तो इसी तरीके से जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की हमने एग्जाम्पल दी है इथीन की, तो इसी सिस्टम को फॉलो करेंगे BF3 का मॉलिक्यूल, इसी तरीके से साइक्लोहेक्सीन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह। तो ये तमाम मॉलिक्यूल्स भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करते हैं, और अगर आप इनका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो आप सेम टेक्निक को फॉलो करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर आपने ये स्ट्रक्चर समझा दिया, बहुत अच्छा समझ में आ गया, लेकिन ऐसी क्या खास वजह है कि आप pz को यहाँ पर शो नहीं करना चाहते। अगर आप शो कर देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि आखिर हुआ क्या है उसके साथ। और आप ये जो कह रहे हैं कि पाई बॉन्ड जो बनता है, पाई बॉन्ड वो पैरेलल ओवरलैपिंग की वजह से बनता है, और यकीनन पैरेलल ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड को शो करती है, तो आप प्लीज़ इसमें अरेंज करके दिखाएं ना। तो चलें जी, आपको अरेंज करके दिखा देते हैं ताकि आपको तसल्ली हो जाए। तो भाई ये वो शेप है जो कि आपने बना के दिखा दिया, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन का मकसद भी पूरा हो गया कि सिर्फ आप मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल को यहाँ पर शो कर दीजिए। अब वो जो pz है वो पैरेलल टू द प्लेन आ गया था, तो वो यहाँ पर ऐसे है, अबव और बिलो, और अबव और बिलो पर रहते हुए ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। ये एक कार्बन का बकिया रह जाने वाला pz ऑर्बिटल है, ये दूसरे कार्बन का बकिया रह जाने वाला pz ऑर्बिटल है। डॉटेड लाइन से इसको शो करने का मकसद ही यही है कि आप देखिए कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल आ गए, और जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल आ गए हैं तो ओवरलैपिंग नहीं हो सकेगी, और जब ओवरलैपिंग नहीं हो सकेगी तो नतीजतन कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। और हम ये बात जानते हैं कि जब हम डबल बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन के जरिए बयान करना चाहते हैं तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, ये रहा वो, और दूसरा पाई बॉन्ड बनता है। तो इस तरीके से ये आपका डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकली आपके सामने आ गया। क्विकली मूव करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन की तरफ, क्योंकि बहुत सारी बातें मैंने sp3 और sp2 में डिस्कस कर दी हैं, तो यहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा मुझे तफसील नहीं देनी। आप ये बात समझ लीजिए कि sp हाइब्रिडाइजेशन या sp1 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है कि एक s और एक p ऑर्बिटल मिलेगा। इसको डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, और ये कोलिनियर रहता है, और एंगल इसका 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री होने के नाते इसमें मैक्सिमम सेपरेशन होती है, तो स्टेबिलिटी भी इसमें ज़्यादा अटेन हो जाती है। अगर हम बात करें इसमें s और p के करैक्टर की, तो s और p के करैक्टर का जो रेशियो है इसमें वो 1:1 रहता है। जबकि सेकंड पैराग्राफ में हम वही बात रिपीट करेंगे कि ये एक s और ये एक p जो कि 2 ऑर्बिटल्स हैं, जब ये मिक्स होते हैं तो दोबारा रीअरेंज होने के बाद 2 नए ऑर्बिटल्स sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें देते हैं, जिसमें py और pz ऑर्बिटल्स यहाँ पर अनहाइब्रिडाइज हो जाता है। और उसकी वजह क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आ जाना, कि जिसकी वजह से एक एटम के ये py और pz दूसरे एटम के py और pz से ओवरलैप नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो अब डायग्राम से समझ लेते हैं कि ये एक s और एक p किस तरीके से 2 नए सेट हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के देते हैं। तो देखिए ये एक s जब इस एक p के साथ मिलेगा तो नतीजतन 2 हमें नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। इसमें से हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम नाम देते हैं क्या, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल।
मूव करते हैं एग्जाम्पल की तरफ। और यहाँ पर जो एग्जाम्पल हमारे कोर्स में शामिल है, एग्ज़ाम में बहुत दफ़ा आती है, वो है इथाइन की। इनिशियल इन्फॉर्मेशन मैं जल्दी जल्दी आपके सामने से गुजार दूंगा क्योंकि इसको मैंने गालिबन 2 दफ़ा आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर हम ब्लॉक्स सिखाएंगे और ब्लॉक्स में इस बात को वाज़ेह कर देंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक S और एक P वो यहाँ पर कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, जबकि इस ही कार्बन का एक PY और एक PZ अपने इलेक्ट्रॉन समेत हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सेदार नहीं बनेगा। इसी बात को हम यहाँ स्टेटमेंट में वाज़ेह कर देंगे और हम यहाँ पर अब स्ट्रक्चर को जो कि लीनियर है वो वाज़ेह करेंगे और बॉन्ड एंगल का तस्करा कर देंगे। अब मूव करते हैं इस इथाइन के हाइब्रिड ऑर्बिट मॉडल की तरफ, और उस पर जाने से पहले हम ज़रा सिंपल स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं जो अपनी नीचे क्लास में बना कर आते हैं। जनाब यहाँ पर हमारे सामने क्या मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड को जब आप हाइब्रिड ऑर्बिट मॉडल में ड्रॉ करना चाहेंगे तो आप इसमें एक सिग्मा बॉन्ड दिखाएंगे और 2 पाई बॉन्ड दिखाएंगे। तो कहने का मकसद है पाई बॉन्ड दिखाना तो हाइब्रिडाइजेशन का काम ही नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या मैं आपको डायग्राम अधूरी दिखाऊंगा? तो जवाब है जनाब बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे मैं आपको अधूरी डायग्राम में दिखाने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ मिक्स हुए एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपके सामने शो करना है। तो ये आ गई वो आपकी डायग्राम, ये आ गया आपका बॉन्ड एंगल, और ये आ गया कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। तफसील के लिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में इसकी एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं जनाब। तो हम एक्सप्लेनेशन में बात बयान कर रहे हैं कि जब हम इथाइन को देखते हैं तो हर कार्बन, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, तो इसमें से हर एक कार्बन वो क्या कर रहा है, sp हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है, यानी कि सिर्फ एक s और एक p वो कार्बन का ऑर्बिटल है जो कि करामद आ रहा है और वो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल कर रहा है। और ये जो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी ये कोलिनियर होती है और एंगल 180 डिग्री होता है किसका, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल के। ठीक है, तो अब ये दो हमारे सामने sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो दोनों कार्बन का जो एक ऑर्बिटल है ना, एक इसका ले लीजिए, एक इसका ले लीजिए, तो ये आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे जिसके नतीजे में ये वाला कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। अब बकिया रह गया मजीद एक हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों कार्बन का, इसका ये वाला रह गया है और इस वाले कार्बन का ये वाला रह गया। अब ये जो बच जाने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं sp वाले, ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ये मिक्स हो जाएंगे। देखें हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो हाइड्रोजन को यहाँ पर इस वजह से हम सर्कुलर इन शेप शो कर रहे हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पर आया है और इसके s में इसका इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये इस तरीके से sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग कर रहा है, जिसके नतीजे में हमें 2 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे, एक ये रहा और दूसरा स्टूडेंट्स ये रहा। अब कहने का मकसद है कि सर आप प्लीज़ py और pz दिखा दें, क्या मामला हुआ उनके साथ, क्यों नहीं यहाँ पे आप दिखा रहे, आप दिखा दें, हमें थोड़ी तसल्ली हो जाए। तो देखिए बात यहाँ तक कंप्लीट हो गई है, एग्ज़ाम में भी आपसे इससे ज़्यादा तफसील नहीं पूछी जानी। ठीक है, वो अलग बात है कि सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप यही स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उस वक्त आपने इस बात को शो करना होगा, फर्स्ट ईयर की रिक्वायरमेंट ये नहीं है। तो फिर भी बहरहाल जब सेकेंड ईयर में आपने इस काम को करना ही है तो आपके सामने रख लेते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपने इससे आगे नहीं जाना, इससे ज़्यादा तफसील बयान नहीं करनी, इससे ज़्यादा आपने डायग्राम में कुछ स्केचिंग नहीं करनी। वो जो अगली बात आ रही है या जो अगली डायग्राम आपके सामने रख रहा हूँ वो सेकंड ईयर के लिए, लेकिन बहरहाल फिर भी देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, वो डायग्राम दिखाने से पहले एक लाइन और इसमें हमें बयान करनी है कि इनकम्प्लीट सा लग रहा है। हाँ, वो एक लाइन ये हमने यहाँ पे बयान करनी है कि अगर हम देखें तो पता चलेगा कि py और pz ऑर्बिटल्स वो क्या से रह गए हैं, अनहाइब्रिडाइज रह गए हैं और वो आपस में अबव और बिलो रहते हुए प्लेन के एक दूसरे को ओवरलैप करने की कोशिश करते हैं, जिससे 2 पाई बॉन्ड बन जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको मतलब बताया है ना कि ट्रिपल बॉन्ड को जब हम इन टर्म ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ये निकलता है कि एक आपके सामने सिग्मा बॉन्ड बनेगा और 2 पाई बॉन्ड्स बनेंगे। और पाई बॉन्ड्स कैसे बनते हैं कि जब ऑर्बिटल्स आपस में सही तरीके से मिक्स नहीं हो पा रहे होते, बिकॉज एक दूसरे के पैरेलल आ जाते हैं और पैरेलल आ जाने की वजह से एक दूसरे से मिक्सिंग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो बिला ताख़ीर वो डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपने फर्स्ट ईयर लेवल बनानी है, लेकिन सेकेंड ईयर में ये वाली भी बना के दिखानी है। तो ये देखें, ये अजीब से जो आपको लूप्स नज़र आ रहे हैं ये py और pz हो सकते हैं, क्योंकि मैंने मज़ीद तफसील अभी डिस्कस नहीं करनी, वो मेरा मौजू नहीं है, और जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो वहाँ पर डिस्कस करना है। तो एक को आप इसको और इसको py में मुराद ले लें और इसको और इसको आप pz मुराद ले लें, क्योंकि देखें ना py और pz ने हाइब्रिडाइजेशन नहीं की, तो जो p का असल शेप है वो बरकरार रहेगा। और असल शेप p का क्या है कि वो डम्बेल शेप होता है अपर और बॉटम लूप के ऊपर।
तो देखें ये P अपनी असल हालत में बरकरार है, ये PZ मान लीजिए, ये PY मान लीजिए, ये दूसरे कार्बन का PY और PZ है। तो यहाँ तक जनाब आपका हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक फर्स्ट ईयर लेवल का एंड होता है। बस इतनी ही तफसीलात आपके कोर्स का हिस्सा बनाई गई हैं जो कि यकीनन आज की इस वीडियो में हमने कवर कर ली हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, इन फैलाने में हमारा साथ दीजिए और हमारी वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोबारा पेश खिदमत होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।